नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंट इन्फो में। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे हम रचनावाद के नाम से जानते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। देखिए, अपने आज की जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है? अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जो हमारा कॉग्निटिविज्म था उसका अपडेटेड वर्जन ही कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ द थ्योरी दैट सेज लर्नर्स जो होते हैं वो अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं बजाय किसी पैसिव एजेंसी से लेने के। यानी कि शिक्षार्थी है वो खुद से, जो उसका पुराना एक्सपीरियंस होगा उसमें उस नॉलेज से वो अपना नया जो नॉलेज है उसको गेन करता है, यानी अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। जो कंस्ट्रक्ट इसमें वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो यहाँ पे लर्नर अपने ज्ञान का खुद निर्माण करता है। और इसके जो फादर हैं बच्चों, वो जीन पियाजे को माना जाता है। तो जीन पियाजे हमारे, आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, सीटेट वगैरह में भी इसकी जो थ्योरी है। चलिए अब इनकी थ्योरी पे आते हैं हम। एक मिनट। हाँ, देखिए, जो जीन पियाजे हैं इन्होंने अपनी थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस, यानी कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत जो है इसको हम एक और नाम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो संज्ञान है, संज्ञान का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब जो चीज़ें आपके ब्रेन से कनेक्टेड हों, और ब्रेन से जो चीज़ें जो हमारी कनेक्टेड होती हैं वो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं। इसलिए इनकी थ्योरी को बच्चों हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, ये एक कौन थे? कंस्ट्रक्टिविज्म थे, रचनावादी थे। इसलिए जो इनकी थ्योरी है ना, इसको हम रचनावाद की प्रथम वेवलेंथ भी कहते हैं। रचनावाद की फर्स्ट वेवलेंथ, यानी कि प्रथम तरंग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रचनावाद की प्रथम तरंग किसको कहा जाता है या फिर किसने दी, तो आपका आंसर होगा पियाजे। ठीक है, देखिए, इसको रिमूव करती हूँ मैं। हाँ, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। आपसे वो नहीं पूछ रहा कि ये कहाँ के रहने वाले थे, बस हल्का सा पढ़ लेना। देखिए, इन्होंने अपना जो शोध किया था बच्चों, वो अपने 3 बच्चों पर किया था, ऐसा कहा जाता है। वो भी संज्ञानात्मक विकास को लेकर ही, तभी इन्होंने अपनी थ्योरी पेश करी है। बाकी एक और चीज़ है इनके बारे में कि इन्होंने जो अपनी स्टडी की है वो फ्रांस के स्कूल में स्टडी की थी उन बच्चों पर जो बच्चे फेल होते हैं। फिर इन्होंने पाया कि जो सेम एज के बच्चे होते हैं वो एक जैसी गलतियाँ करते हैं, तभी इन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पेश किया। इस सिद्धांत में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है, उसकी सोच पे जोर देते हैं कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों का पता लगाता है, फिर किस तरीके से चीज़ों को अपने दिमाग में भरता है, नहीं समझता है। देखिए, फिर ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो क्या है? बच्चे को इन्होंने एक्टिव लर्नर माना है। ये जो भी टर्म है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिव लर्नर वाली, यानी कि बच्चा सक्रिय अधिगम करता है। मतलब बच्चा अपने जो ज्ञान है उसका खुद ही क्या होगा? एक्टिव लर्नर होगा, अपनी नॉलेज को खुद ही बनाएगा। इन्होंने एक और बच्चे के लिए जो टर्म थी यूज़ की थी, नन्हा वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान की खोज खुद करता है ना। ये तो नहीं है कोई थाली में परोसा हुआ उसको ज्ञान मिला और उसने खा लिया, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। फिर इनके अकॉर्डिंग चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय हिज कॉग्निटिव। बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण कहाँ से करता है? बुद्धि से करता है, अपने संज्ञान से करता है। आप इस समय पढ़ाई करते हो तो कहाँ से करते हो? आप बुद्धि से तो करते हो। छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको उसी चीज़ को समझने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। तो ये सारा डिफरेंस किसका है? संज्ञान का है। जिसकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी वो उतना जल्दी उस चीज़ को एक्वायर करता है, जिसकी बुद्धि जितनी वीक होती है उसको उस चीज़ को समझने में थोड़ा लंबा समय लगता है। तो ये वही कह रहे हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपने संज्ञान से करता है। ये पहले साइकोलॉजिस्ट हैं ऐसे जिन्होंने एक सिक्वेंशियल स्टडी पेश करी है। किसको लेकर? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को लेकर। इसलिए जीन पियाजे का बड़ा फेमस नाम है, आप सब पहले से भी जानते होंगे। बाकी इन्होंने कहा है ना, ये जो संज्ञानात्मक विकास है इसकी शुरुआत बच्चे के जन्म से ही हो जाती है। ये हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट थे उसमें भी पढ़ा था। देखिए, अब इन्होंने जो 4 स्टेजेस बताई हैं बच्चे के डेवलपमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम जानते हैं। पहली आती है बच्चों हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कि हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जो बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है। दूसरी आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। तीसरी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। चौथी आती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसको इन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है, जो 11 से लेकर 15 साल तक होती है। देखो, याद रखने का सीक्वेंस क्या है? SPCF से आप इसको याद रख सकते हो।
इंग्लिश में। तो फिर आता है कुछ इनकी पहले एक दो स्टेटमेंट है उसको हम समझ लें, फिर हम इनकी जो स्टेजेस हैं उसके बारे में डीप स्टडी करेंगे। देखिए इन्होंने एक बात बोली है कि जो अनुकूलन होता है उसकी क्षमता बच्चे में जन्म। हाँ, तो देखिए जो एडेप्टेशन बताया इन्होंने, कुल मिला के बच्चे के जैसे ही उसका बर्थ हुआ तो वो अपने जन्म के साथ ही जो एडेप्टेशन की जो क्वालिटी है उसके साथ में ही पैदा होता है एक तरीके से, कि अगर वो जिस इन्वायरमेंट में होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अडेप्ट करने लगता है। जैसे एक बच्चा है तो उसका जन्म विदेश में हुआ तो जो वहाँ का वेदर हुआ, जो क्लाइमेट हुआ, सोसाइटी हुई, उसके अकॉर्डिंग उसकी हैबिट्स का फॉर्मेशन होगा। वहीं इंडिया में बच्चे का बॉर्न होता है तो उसका जो चारों ओर का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका अडेप्टेशन होगा। फिर देखो आपको मेन चीज़ क्या नहीं, अडेप्टेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, कुछ इनकी फेमस टर्म है जो आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो आपको इनकी जो टर्म याद करना है अडेप्टेशन, हमारी जो मेन टर्म है बच्चों वो है अडेप्टेशन। फिर आता है ये कहते हैं कि बुद्धि जन्म के समय ना के बराबर होती है। मतलब इनका मानना है कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस ही नहीं होती है। देखिए फिर आता है हमारा बच्चों अडेप्टेशन। इन्होंने जो अडेप्टेशन है इसको दो पार्ट्स में बांटा है। अडेप्टेशन को एक तो हमारा हो गया एसिमिलेशन और दूसरा हमारा हो गया अकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं आत्मसातकरण, जिसे नाम से ही स्पष्ट है कि किसी चीज़ को अडेप्ट करना, आत्मसात करना मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना, और अकोमोडेशन मतलब है साम्य धारण करना। ठीक है, देखो पहले हम समझते हैं बच्चों एसिमिलेशन क्या होता है। देखो जो आपकी प्री नॉलेज यानी कि जो आपका पूर्व ज्ञान है, आपने अपनी ज़िंदगी में पहले जो भी सीखा है, जैसे छोटा बच्चा क्या है, जब वो बिल्कुल बेसिक मतलब एनसी में होता है तो हम उसको ABCD बनाना सिखाते हैं। फिर उसी ABCD का यूज़ करके हम उसको जो पूरा एक शब्द होता है रैट कैट मैट सब कुछ बनाना सिखाते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, जो उसकी प्री नॉलेज है उसमें वो अपनी नई नॉलेज को ऐड कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ें जहाँ बच्चा अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करता है वो होता है एसिमिलेशन। बच्चे को आपने पहले ABCD सिखाया, फिर आपने बच्चे को फिर हो गया रैट हो गया, कैट हो गया, मैट हो गया, फिर आपने ये सारे शब्द बच्चे को लिखना सिखाए। तो ये क्या है, ABCD सीख के बच्चा वर्ड लिखने लगा, फिर बच्चा वर्ड सीखेगा, फिर बच्चा सेंटेंस लिखने लगेगा। तो ये क्या है, प्री नॉलेज में नई नॉलेज को एक्वायर करना, ये हमारा बच्चों एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं बड़े बच्चों की बात करूं तो जैसे आप अपने क्लास में 4th-5th क्लास का बच्चा हुआ तो वो मैथ्स वगैरह इंग्लिश वगैरह जो पढ़ता है तो उस समय जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत बेसिक से होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका क्लास का लेवल हायर होता जाता है वही कॉन्सेप्ट होते हैं ब्रॉड बनते जाते हैं, मतलब डीपली स्टडी उसमें आप करते रहते हो। तो जो आपने पुराने क्लासेस में जो स्टडी करी, ऐसा तो नहीं है ना कि वो ज्ञान आपका वेस्ट हो। आप उस नॉलेज का भी जो आपने बेसिक डेफिनेशंस छोटे क्लासेस में सीखी होती हैं उसी डेफिनेशंस का यूज़ करके आप उसका फॉर्मूला बनाते हो और बाकी सारी जो आगे की जो नॉलेज होती है उसको एक्वायर करते हो। सो इन द शॉर्ट वे प्री नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड करना ही बच्चों हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। फिर हमारे बच्चों दूसरी जो टर्म आती है वो आती है अकोमोडेशन, जिसको हम कहते हैं साम्य धारण। देखो यहाँ पे क्या है, इनके बीच में बस एक नन्हा सा डिफरेंस है कि प्री नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज है उसमें अडेप्ट करने के बाद में जो चेंजेस आते हैं वो हमारे एकोमोडेशन में आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आता है एसिमिलेशन कि बच्चे ने पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान को चुपचाप ऐड किया, बिना मतलब रिजल्ट वगैरह क्या रहता है वो हमको नहीं पता, और वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अकोमोडेशन है उसमें क्या है, जो प्री नॉलेज है उसमें नई नॉलेज को ऐड करके जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आ रहा है वो हमारा कहलाता है बच्चों अकोमोडेशन। जैसे कि बच्चे को जब बच्चा छोटा होता है तो वो देखता है कि आसमान में बहुत सारी बर्ड्स वगैरह उड़ती हैं, तो उसके लिए लगता है कि मैं भी आसमान में उड़ सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो जान पाता है कि पक्षी आसमान में इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि जो उनके पंख होते हैं वो हॉलो होते हैं। तो उसने क्या किया, नई नॉलेज को एक्वायर किया, फिर जो उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा फिर वो चेंज हो जाएगा, और जो उसका बिहेवियर होगा अब उसके दिमाग में ये नहीं होगा कि मुझे भी आसमान में उड़ना है। हाँ वो अलग बात है, उड़ना होगा लेकिन वो डिफरेंट वे में होगा। ठीक है, और या फिर दूसरी चीज़ है कि वो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना सीख पाएगा प्री नॉलेज में नई नॉलेज को डाल के, और वो उसके बिहेवियर में चेंजेस के फॉर्म में शो होगा। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों अकोमोडेशन क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस की बात होती है। यहाँ पे हाँ देखिए, जैसे कि एकोमोडेशन की अगर बात करें बिहेवियर एग्जाम्पल की, तो आप किसी एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो उस एग्ज़ाम से जो आपको नॉलेज मिलती है, फेल होने पे भी तो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है ना, कि आपने कोशिश तो की थी एटलीस्ट, तो वो क्या हो गई, आपकी प्री नॉलेज हो गई। फिर आपने एक नए एग्ज़ाम की तैयारी करी, ठीक है, वो जो नया एग्ज़ाम की तैयारी करी उस समय आपने नई नॉलेज को एक्वायर किया, और फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम देकर आए और एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो गया, आप पास हो गए। तो ये क्या
हुआ, चेंज हुआ कि आप पहले फेल हुए, फिर आपने उसमें और जो भी आपने मिस्टेक्स की थी उन मिस्टेक्स को रिमूव किया, उसमें अपनी जो नई नॉलेज थी उसको ऐड किया, इन द लास्ट आप पास हो गए, तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही हमारा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कहलाता है। और इन दोनों को मिला दें तो बनता है हमारा इक्विलिब्रेशन, मतलब कि दोनों के बीच बैलेंस बनाना। ठीक है, संतुलन की जो प्रक्रिया होती है जिसको हम हिंदी में संतुलन बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन को, तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को मिला के बनता है हमारा इक्विलिब्रेशन, संतुलन, बैलेंस। और जो हमारा बच्चों संतुलन की प्रक्रिया होती है वो हमेशा असंतुलन से संतुलन की होती है, यानी कि कन्फ्यूजन से क्लियरिटी की ओर होती है। जैसे कि आपको क्लास में कोई डाउट होता है तो आप क्या करते हो, टीचर से पास जाते हो, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्वेश्चन पूछते हो, फिर टीचर क्या करता है, आपकी उस कन्फ्यूज़न का समाधान करता है, फिर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से जो संतुलन की प्रक्रिया होती है वो हमेशा कन्फ्यूज़न से लेके क्लियरिटी की ओर बढ़ती है। फिर हम बात करें, इन्होंने 2-3 टर्म और दी हैं बच्चों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि एक होती है स्कीमा, एक होती है स्कीम। देखो स्कीमा क्या है, स्कीमा हमारा मेंटल स्ट्रक्चर से संबंधित होता है, मतलब कि दिमाग में क्या होता है, दुनिया भर की बातें कहाँ होती हैं, हमके दिमाग में ही तो होती हैं। तो इसलिए हमें जिसकी डेफिनेशन है वो ये बनती है, सूचनाओं और ज्ञान का संगठित रूप ही क्या है, स्कीमा है। यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज स्ट्रक्चर है वही हमारा स्कीमा कहलाता है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। और जो स्कीमा है उसको संबंध आपके मस्तिष्क से होता है। और बच्चों स्कीम क्या होता है, स्कीम हमारा एक सिंगल इन्फॉर्मेशन है, मतलब किसी के पास कोई एक सिंगल इन्फॉर्मेशन का होना स्कीम कहते हैं। और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती है जो एक ऑर्गेनाइज वे में होती है, उसको हम बच्चों स्कीमा कहते हैं। तो आप समझ सकते हो स्कीमा एक इज़ अ सिंगुलर टर्म है, और स्कीम इज़ अ, एक मिनट रुकिए मैं दोबारा लिखती हूँ। हाँ देखिए, स्कीम हमारी एक सिंगुलर जो होती है टर्म होती है, और जो हमारा स्कीमा है ये एक हमारा प्लूरल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती हैं दिमाग में, जबकि स्कीम में सिर्फ एक सूचना आती है। एक सूचना कोई सी भी हो सकती है, ये तो क्लियर होगा। फिर हम बच्चों इनकी स्टेज पे आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे क्वेश्चंस वगैरह देखे जाते हैं। तो प्याजे को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। देखिए प्याजे, देखिए पहली जो इनकी स्टेज आती है बच्चों वो आती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम बोलते हैं संवेदीय पेशी अवस्था, जो कब से कब तक होती है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। तो इसमें इन्होंने जो पहला पॉइंट दिया है वो दिया है, बस देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट लिखा है, क्योंकि फालतू दमायर लिखने का मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि आपको 4 किताबों को मिला के एक अपनी किताब तैयार नहीं करनी है। आपको जितना शॉर्ट और कंसाइज वे में आप पढ़ाई करोगे ना, उतना ईजी आपको रिवाइज करना रहेगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको शॉर्ट वे में लिखूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इससे तो आप बता सकते हो, मैं पूरा पोती पथरा लिख दिया करूँगी। देखिए पहला बच्चों हमारा आता है वस्तु। देखिए इसमें हमारा जो पहला पॉइंट आता है बच्चों वो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वस्तु स्थायित्व। तो प्याजे का मानना है कि जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। यानी कि अगर आप बच्चे के सामने से कोई चीज़ लेके जाते हो, उसको छुपा देते हो, तो बच्चे को लगता है कि वो चीज़ अभी भी वहाँ पे मौजूद है। तो उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे आपने कोई टॉय लिया और आपने बच्चे का कोई टॉय लेके कहीं छुपा दिया, चादर के नीचे, बेड के नीचे, कहीं भी छुपा दिया, तो बच्चे को क्या लगता है कि वो चीज़ अभी वहाँ पर है। तो यही है कि आप बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे हो। फिर हमारा आता है दूसरा सोचना विचारना। हाँ, तो देखिए प्याजे का मानना है कि जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो वो सोचने विचारने का काम हो गया, ये सारे काम अपनी ज्ञान इंद्रियों यानी कि अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू करता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वही उसके थिंकिंग टूल्स होते हैं। वही जो ऊपर वाली बात है वही नीचे लिखी है कि जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वही क्या है, थिंकिंग टूल्स हैं। वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके ही सोचता है या जो भी अपनी एक्टिविटी है वो पेश करता है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, आंसू निकालता है, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ को पेश करता है। फिर बच्चा इस समय क्या होता है, अर्धभाषी होता है। सही बात है, बच्चा इस समय 2 साल तक का बच्चा कहाँ इतना अच्छा बोल पाता है कि वो अपनी हर नीड को बता पाए कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे पॉटी आ रही है, मुझे सुसु आ रही है। तो वो क्या है, इस समय सेमी वर्बल है, आधा बोल पाता है, बाकी एक्शन और बाकी मम्मी उसकी समझ जाती है कि मम्मी और बच्चे का रिश्ता बहुत कनेक्टेड होता है। फिर इन्होंने कहा कि बच्चा इस समय लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, मतलब कि बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है थ्रू देयर सेंस ऑर्गन वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। मतलब कि अगर उसको भूख लगती है तो वो रोता है, अगर कोई उसको परेशान करता है तो उसको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा वाला जो इमोशन होता है उसको शो करता है। अगर कोई उसको प्यार करता है तो वो स्माइल करता है, उसको हंसी आती है। तो यही सारी चीज़ें कि उसका कुछ भी करने के पीछे एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। उसको भूख लग रही है, वो रो रहा है। फिर आता है कारण और प्रभाव को समझना शुरू करता है। यही वो स्टेज होती है जहाँ बच्चा किसी भी चीज़ को
मतलब जब करना स्टार्ट करते हैं तो उसका कारण क्या है, इफ़ेक्ट क्या होगा, समझ में आता है। जैसे बच्चे को पता है अगर मैं रोऊंगा तो मम्मी आएंगी और मुझे दूध दे जाएंगी, क्योंकि वो ये प्रोसेस को जब बार बार कर रहा है तो उसको समझ में आ गया कि रोने पे दूध मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रोना हो गया कारण, और मम्मी आके दूध दे गई, फिर वो क्या हो गया, इफेक्ट में आ गया, फिर उसने दूध पी लिया, उसकी भूख शांत हो गई, उसका रोना बंद हो गया। तो या फिर उसे पता है कि जब उसे कोई मतलब उसे परेशान कर रहा है, उसे टीज कर रहा है, वो होता नहीं घर में जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे गाल वाल नोचते हैं तो बच्चों को गुस्सा आता है बहुत, तो वो क्या करता है, गुस्से को शो करता है, तो गुस्से को अपने एक्सप्रेशन के थ्रू शो करता है। वो क्या हो गया, कारण हो गया। फिर उसको पता है जब मैं गुस्सा दिखाऊंगा कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है तो मेरी मम्मी आएंगी और इस व्यक्ति को डांटेंगी और हटा देंगी। तो फिर उसकी मम्मा आती है, उसको डांट के मतलब वो व्यक्ति जो बच्चे को परेशान कर रहा है उसको हटा देती है। तो मम्मा का आना क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि मतलब मम्मी आई और मम्मी ने उस व्यक्ति को डांट दिया और बच्चा फिर क्या हो गया, खुश हो गया। तो बच्चे को पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, उसका इफेक्ट ये होगा। फिर होता है बच्चा यहाँ पे क्या करता है, इमिटेशन के थ्रू सीखता है, मतलब जो भी उसके वो घर में वो जो देख रहा है चीज़ें कि घर में कैसी मम्मी किसी से बिहेव, मम्मी पापा कैसे बात करते हैं, भाई बहन कैसे बात करते हैं। जैसे होता है छोटे बच्चे क्या होते हैं कि अपने जो उनके भाई बहन होते हैं उनको देख के ही सीखते हैं। अगर भाई बहन जो हैबिट्स जो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, छोटे बच्चे भी उन्हीं को नकल करते हैं। तो ये क्या हो गया, इमिटेशन हो गया। तो ये सारी इमिटेशन हो गया बच्चों, या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर थिंकिंग परसीविंग थ्रू देयर सेंस ऑर्गन हो गया। ये सारे आप ऐसे ही याद रखो, आपसे इसको लेके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब हमारी आती है बच्चों प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है पियाजे के अकॉर्डिंग। इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक हमारी होती है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो 2 से 4 वर्ष है, दूसरी होती है इंट्यूटिव स्टेज जो कि हमारी 4 से 7 वर्ष है। देखिए प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज यानी कि प्री कॉन्सेप्ट, तो ये वो स्टेज है जहाँ बच्चा किसी चीज़ को लेकर अपनी पूर्व धारणाएं बनाने लगता है। जबकि जो इंट्यूटिव स्टेज है यहाँ पे क्या है कि बच्चा क्या है, मतलब किसी भी चीज़ को लेके, किसी वस्तु को लेके अपना एक सिंगल डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है। जैसे इसे हम प्री लॉजिक स्टेज भी कहते हैं या फिर प्री स्कूल एज भी कहते हैं। जब हमने डेवलपमेंट्स पढ़ा था तो हमको पता है कि 0 से लेके 2 साल तक का बच्चा होता है इन्फेंसी में, फिर 2 से लेके 12 साल तक का बच्चा होता है चाइल्डहुड में। और चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली जो चाइल्डहुड था वो 2 से लेके 6 वर्ष का समय था, जो कि हमारी प्री स्कूल एज थी। तो इसलिए हमारी ये क्या है, प्री स्कूल एज के नाम से भी जानी जाती है। और बच्चा यहाँ पे प्री लॉजिक स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे लॉजिक लगाना शुरू करता है, लेकिन उसके लॉजिक कोई मतलब निराधार होते हैं, एक तरीके से ट्राई करना शुरू करता है, आगे परफेक्ट बन ही जाता है। फिर देखिए इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इरिवर्सिबिलिटी जो होती है, मतलब अपलटावली का गुण होता है, वो हमारा इस स्टेज में देखने को मिलता है, लेकिन पलटावली का नहीं। मतलब कि बच्चा किसी कॉन्सेप्ट के प्रति एक सिंगल वे में सोच सकता है, उसको डबल ट्रिपल करके नहीं सोच पाएगा। जैसे एक मिनट मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। जैसे जो हमारी इरिवर्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, जैसे आपने लिखा 2 + 3, तो क्या हो गया, 2 + 3 5 हो गया। लेकिन बच्चा इसको सिर्फ सिंपल वे में सीधे 2 + 3 ही 5 कर पाएगा। बच्चे को ये नहीं पता है कि अगर मैं 3 + 2 करूँगा फिर भी 5 आएगा। तो ये क्या हो गया, अगर हाँ बच्चा 3 + 2 = 5 करे तो वो हमारी पलटावली कहलाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चे में सिर्फ अपलटावली है, वो चीज़ों को सीधे ही समझ सकता है, उसको उलट फेर करके नहीं समझ सकता। फिर हमारा आता है अहम केंद्रता यानी कि इकोसेंट्रिज्म। तो 2 से 7 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उसमें पियाजे कहते हैं कि इकोसेंट्रिज्म का गुण पाया जाता है। मतलब कि बच्चे क्या होते हैं कि उनको जिस समय जिस चीज़ की नीड चाहिए, जिस समय जो चीज़ चाहिए, अगर उस समय ना मिले तो वो हल्ला काट देते हैं नक्के। जैसे मैंने आपको जब डेवलपमेंट पढ़ाया था उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि जब बच्चा क्या है, रात के 2 बजे उसको आइसक्रीम खानी है, तो उसकी मम्मी ने उसे कहा कि बेटा अभी आइसक्रीम नहीं है फ्रिज में, कल हम लोग मार्केट जाएंगे और ले आएंगे। लेकिन बच्चे ने क्या है, रोना पेल दिया कि मुझे अभी ही आइसक्रीम खानी है। तो बच्चा क्या है, सिर्फ अपना जो उसके खुद के थॉट्स है उसको लेके वैल्यू दे रहा है, बाकी दूसरा जो उसको समझा रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। जो दूसरों का व्यू है उसको वो मतलब महत्व नहीं देता सिवाय अपने व्यू के। उसको जो चीज़ जिस टाइम पे करनी है उस टाइम पे वो चीज़ ना हो तो उसको गुस्सा आती है। फिर होता है जीव बाद का भाव, जिसे हम कहते हैं एनिमिज्म। देखिए इस एज में बच्चे क्या होता है ना, सजीव और निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग हो गई या लिविंग थिंग हो गई, उसका डिफरेंस उसको नहीं पता। जैसे कि बच्चे ने
बच्चे को एक टॉय से बच्चे को चींटी ने काट लिया, चींटी तो हमारी लिविंग थिंग में आ गई, सॉरी, बच्चे को क्या हुआ, कुर्सी से चोट लग गई, हाँ, तो बच्चा रो गया। फिर उसकी मम्मा आती है, मम्मा ने क्या किया, जो कुर्सी थी उसको दो चार थप्पड़ मारे और कहा कि देखो इसने आपको चोट मारी, अब मैंने इसको चोट मार दी। तो बच्चा इतने में हो गया खुश कि इसने मुझे मारा और मम्मा ने कुर्सी को मार दी। लेकिन बच्चे को पता ही नहीं है कुर्सी तो नॉन लिविंग थिंग है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तुम तो लिविंग थिंग हो। तो इसलिए जो जीववाद का भाव होता है, जो एनिमिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है, वो इसी बीच देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में डिफरेंस नहीं कर पाता। बाकी हमारा एक और आता है कि बच्चा यहाँ पे भाषिक होता है, मतलब बच्चा बोल सकता है ना, 2 से 7 यानी कि 2 से लेकर 7 ईयर्स का जो बच्चा होता है अच्छा खासा बोल लेता है, इतना बोलता है कि खून पी लेता है रख के। फिर भाषा अर्जित का विकास तेजी से होता है। तो प्याजे कहते हैं कि ये जो हमारी एज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे बच्चा जो लैंग्वेज एक्वायर करता है उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, तेजी से वो लैंग्वेज सीखता है। वैसे भी हमारा 5-6 साल तक का जो समय होता है बच्चे को ऐसा होता है, बच्चे को आप जैसे भी इन्वायरमेंट में रख रहे हो, जैसे ढाल रहे हो, वो वैसा बन जाएगा आगे तक के लिए। फिर क्वेश्चनिंग एज होती है, बच्चे इस एज के बच्चे क्वेश्चन बहुत करते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक छोटा बच्चा है तो आप अपने छोटे भाई बहन को जब भी स्कूल वगैरह छोड़ने जाते होगे तो रास्ते में पेड़ दिख रहे हैं, बसें दिख रही हैं, जितनी भी चीज़ें दिखती हैं उसको दुनिया भर की, तो वो पूछता है ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, कैसा क्यों है, तो दुनिया भर के क्वेश्चन करता है चीज़ों को देख के। इसलिए इस एज को प्याजे ने क्वेश्चनिंग एज भी कहा है। फिर आता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि बिल्कुल बेफालतू के बच्चे तर्क लगाते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल लें तो क्या हुआ, बच्चे ने देखा कि जो मतलब बादल हैं वो सफ़ेद हैं, तो बच्चे ने क्या सोचा कि इस पर किसी ने वाइट रंग का पेंट करा है, इसलिए बादल क्या है, सफ़ेद है। मतलब बिल्कुल बेफालतू के वो लॉजिक देगा, कोई उसकी लॉजिक में सेंस वाली बातें तो होंगी ही नहीं। या फिर बच्चा देखता है कि जब बारिश होती है तो ऊपर से कोई पानी नीचे डालता है, तो उसको पता ही नहीं है कि जो बारिश होती है पूरा एक वाटर साइकिल प्रोसेस के थ्रू होती है। तो ये समय मतलब बच्चे में क्या है, बेफालतू के रीज़न देगा, बेफालतू के लॉजिक लगाता है। इसलिए हमने इसको प्री लॉजिक स्टेट बोला है कि यहाँ से जो लॉजिक लगाने की जो शुरुआत है वो एटलीस्ट हो जाती है। पहले वो जो लॉजिक देगा वो बेकार देगा, बाद में वो सही करने लगेगा। फिर बच्चों इसी एज को हम जो प्याजे हैं वो सिंबॉलिक थॉट की एज भी कहते हैं। मतलब बच्चा क्या है, चीज़ों को देख के उनको समझने लगता है। जैसे आपने बच्चे को दिखाया ये गोला, तो बच्चा कहेगा ये है सर्कल, भले ही उसको उसकी डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज होती है सिंबल्स को देख के वो समझ जाता है। तभी हम बच्चों को सिंबॉलिक गेम्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके थ्रू एक्टिविटीज़ भी कराते हैं जिससे बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहे। अभी बच्चे के सामने आपने ये रखा कि 3 आकृतियों की आपने पिक्चर बना दी, तो बच्चा बोलेगा दिस इज़ अ ट्राइंगल या फिर स्क्वायर। जो भी आपने सिंबल्स यूज़ किए सिखा लेंगे, तो बच्चे के अंदर जो सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं वो भी इस टाइम में डेवलप हो जाते हैं कि बच्चा सिंबल्स को देख के सीख पा रहा है। तो ये हमारी बच्चों हो गई प्री ऑपरेशनल स्टेज। और फिर हमारी आती है तीसरी स्टेज जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट। देखिए, जो हमारी तीसरी स्टेज होती है बच्चों वो आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है। देखिए, पहला जो इसका पॉइंट है, प्याजे कहते हैं कि इस उम्र में बच्चा क्या है, मूर्त जो लॉजिक होते हैं वो दे पाता है। मतलब जो चीज़ें उसके सामने हैं, जो चीज़ें विजिबल है, उन पे वो अपने लॉजिक पेश कर पाता है। जबकि हमने जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें क्या पढ़ा था कि बच्चा जो है मतलब ट्रांसडक्टिव रीजनिंग करता है, यानी कि बेफालतू की जो लॉजिक होती हैं वो पेश करता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो चीज़ें उसके सामने विजिबल होती हैं उनको लेके लॉजिक दे पाता है। जैसे कि आपने क्या किया, बच्चे के आगे 2 वाटर ग्लास रखे से, एक ग्लास ये रहा और दूसरा ग्लास हमारा बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। तो उन ग्लास में आपने क्या किया, आधा लीटर पानी डाल दिया। तो आप बच्चे के सामने पूछोगे कि बेटा इसमें से किस ग्लास में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा कहेगा इन दोनों में क्या है, पानी सेम है। तो क्योंकि वो लॉजिक लगा पा रहा है कि बड़ा वाला गिलास है, उसकी जो ग्लास की शेप बड़ी हुई है, लेकिन पानी की जो क्वांटिटी है वो दोनों में सेम है। तो इसलिए बच्चा यहाँ पे लॉजिक तर्क कर पाता है। इसलिए हम इस स्टेज को लॉजिक स्टेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या आता है हमारा कि बच्चा इस समय गैंग एज में होता है, यानी कि वो अपने पीयर्स जो होते हैं उनके साथ में होता है, तो स्कूल जाता है, इसलिए इस एज को स्कूल एज भी कहते हैं, जो हमने डेवलपमेंट में अच्छे से समझ लिया है। तीसरा आता है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, संरक्षण का भाव होता है, जिसको हम देखिए, जो हमारा तीसरा पॉइंट है बच्चों वो आता है कि बच्चे के अंदर संरक्षण का भाव आता है, यानी कि
कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन क्या है कि बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसके शेप हो गया, साइज़ हो गया, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ को बता पा रहा है। देखिए कुल मिला के ना ये इनकी सारी बातें आपस में सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस ही है। तो लेकिन आपको ये जो वर्ड है इंग्लिश में वो याद रखनी है, क्योंकि आपसे उसको लेके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा आ गया कि बच्चा इस समय अपने टीचर से बड़ा मतलब इन्फ्लुएंस होता है, टीचर ने जो कहा वो करना है। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं, इस एज में होते हैं, तो अगर क्लास में टीचर ने कोई चीज़ उसको लिखवाई है जो कि सही नहीं है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये चीज़ आपकी टीचर ने गलत लिखवाई है, कोई उनसे मिस्टेक हुई होगी, भूल गई होंगी। इतने सारे बच्चे होते हैं तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं मेरी मैम ने लिखवाया है, बिल्कुल सही है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, आप गलत बता रहे हो। तो वो बिल्कुल अपने टीचर के इन्फ्लुएंस में होता है। इस समय बच्चे पर अपने टीचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तीसरा देखिए, इसी एज में बच्चा वर्गीकरण की शुरुआत भी करता है, मतलब चीज़ों को क्लासीफाई करने की। देखो अगर चीज़ों को बच्चा क्लासीफाई कर रहा है या फिर कंजर्व कर रहा है या फिर लॉजिक कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी लॉजिक से ही तो जुड़ी हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, लॉजिक है तभी तो आप अच्छे से किसी चीज़ को कंजर्व कर पाओगे, किसी चीज़ को क्लासीफाई कर पाओगे। क्लासीफाई के आपने बच्चों को कोई दो सेम चीज़ें दिखाई और फिर बच्चे से पूछा कि बेटा ये वाला क्या है, ये वाला क्या, तो बच्चे ने उन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, तो वो क्या है, क्लासीफाई करना हो गया हमारा। और एक और हमारा क्वेश्चन आता है कि बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ाने की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है। तो माना जाता है, प्याजे ने कहा है कि बच्चे को ज्योमेट्री पढ़ाने की सबसे अच्छी अवस्था यही होती है। और आपने जनरली देखा भी होगा जो हमारा करिकुलम होता है एनसीईआरटी वगैरह का, वो क्या होता है, ज्योमेट्री होती है वो थर्ड फोर्थ में हल्की फुल्की होती हैं, शेप्स वगैरह होती हैं। जैसे जैसे जो क्लासेस बढ़ते जाते हैं उनके चैप्टर्स भी स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं। अब ये तो नहीं है कि 5 साल का बच्चा है उसको आप ज्योमेट्री पढ़ाओगे, हाँ सिर्फ शेप दिखा सकते हो। फिर आता है सीरिएशन, मतलब बच्चा किसी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता है। मतलब आप उसके आगे 4-5 चीज़ें रखो और कहो बेटा इसको असेंडिंग ऑर्डर में, इसको बड़े से छोटे के जो क्रम होता है उसमें लगाओ या छोटे से बड़े के क्रम में लगाओ, तो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को एक सीरीज वे में लगा पाए। फिर होता है इस समय पलटावली का गुण होता है, मतलब अब बच्चे के लिए 3 + 2 5 होता है। इसके अलावा बच्चा इस तरीके से सोच सकता है कि अगर मैं 2 + 3 करता हूँ तब भी 5 ही होगा। तो बच्चा बोथ साइड से सोच पा रहा है यहाँ पे। फिर इसी एज में बच्चा क्या करता है, आगमन तर्क से देना शुरू होता है, मतलब एग्जाम्पल टू रूल टीचिंग होती है उनकी, कि हम बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं और फिर रूल पे लेके आते हैं। तो इस एज में जो आपसे पूछा जाए, जिसको हम इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, उसकी शुरुआत भी हमारी यहीं से होती है, इवन इससे पहले से ही हो जाती है। लेकिन बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग कर पाता है, वो हमारी स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। कुछ बातें हैं, कंजर्वेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरिएशन हो गया, रिवर्सिबिलिटी हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग हो गई और लॉजिकल स्टेज हो गई, स्टेज हो गई। यहाँ पे बच्चों स्टेट नहीं है, स्टेज है, आप लोग सही कर लेना अपनी कॉपी में। फिर हमारी बच्चों एक और बचती है हमारी, वो आती है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष के बच्चों के बीच है। देखो इसमें क्या है, पीछे हमने पढ़ा कि बच्चा क्या है, जो चीज़ें उसके सामने विजिबल होंगी उस पर ही वो मूर्त तर्क कर पा रहा है, उसी को लेके वो अपना लॉजिक पेश करता है। लेकिन इसमें क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा क्या 11 से 15 एज में पहुंच गया, तो जो चीज़ें उसके सामने नहीं भी हैं उन पर भी वो लॉजिक दे पाएगा, इसलिए हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक स्टेज भी कहा है। दूसरा है कि इस समय क्या होता है, बच्चे में बुद्धि विकसित हो चुकी होती है, मतलब कि जो उसकी इंटेलिजेंसी होती है वो फुली डेवलप हो चुकी होती है, इसलिए वो भरपूर उसका उपयोग करता है लॉजिक में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी। दूसरा, इस एज में बच्चे को हम इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों ही वे से बच्चे को समझा सकते हैं। बच्चा बड़ा हो चुका है, वो एग्जाम्पल टू रूल भी समझ सकता है और रूल टू एग्जाम्पल भी समझ जाएगा। देखिए फिर हमारा अगला पॉइंट आता है कि बच्चा इस एज में क्या करता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना शुरू होता है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आप इसे किसी भी वे में समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको आम मतलब स्टूडेंट की वे में समझाऊँ, जैसे बच्चा स्कूल में है तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि मतलब अब मुझे अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं, क्लास में फर्स्ट आना है, तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। तो ये क्या, बच्चे ने एक हाइपोथेसिस बना ली है, या फिर आप इसे और वे में भी समझ सकते हैं। बट मेन जो आपका पॉइंट है वो ये कि जो हाइपोथेसिस की स्टार्टिंग होती है, जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, क्रिएशन होता है, वो हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। फिर आता है हमारा कि देखो बच्चा बड़ा है, ये हमारी कुल मिला के
एडल्टहुड की जो एज होती है, सॉरी एडोलसेंस की जो एज होती है वो भी होती है। तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, उसके अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी होती है कि वो अपने डिसीजन को खुद लेना पसंद करता है, क्योंकि बच्चा इस समय क्या है, एडोलसेंस में है। हमको पता है, हमने एडोलसेंस पढ़ा है कि बच्चा इस समय बड़ा आक्रामक होता है, वो अपने आप को सुपर ग्रेट समझता है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, अब मैं हर चीज़ खुद से सही कर सकता हूँ। फिर आता है कि समस्या समाधान योग्यता होती है, वो भी इस एज में आके डेवलप हो चुकी होती है। उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सॉल्व करने के लायक होता है। अगर उसने उसको पास्ट में एक्सपीरियंस किया है तब भी और नहीं किया है तो वो नए नए तरीके ढूंढता है कि हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। फिर उसमें मूल्यांकन करने की भी योग्यता होती है। आपने देखा है कि अगर जो आपके बच्चे इस एज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो जो उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, रिपोर्ट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से अपने मार्क्स को कंपेयर करते हैं कि अरे मेरे दोस्त के 20 में से 18 नंबर आए और मेरे 20 में से 15 नंबर आए, अगली बार मैं क्या करूँगा, अपने दोस्त से ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा। तो ये क्या है, चीज़ों को इवैल्यूएट करना है। अब 5 साल का बच्चा तो नहीं करता ना कि उसके 10 नंबर आए, 5 आए, 2 आए, फेल हो, कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, कुल मिला के बच्चा यहाँ पे एडोलसेंस में है, तो जो एडोलसेंस वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे संदर्भित होती हैं। तो देखिए, हमने फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या जाना बच्चों, हमने जाना कि इस स्टेज को हमने क्या कहा है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक स्टेज का है। बच्चे के सामने जो चीज़ नहीं है, बच्चा उस पर भी लॉजिक पेश कर पाएगा। और फिर हमने कहा कि इस समय बच्चे में पूरी बुद्धि विकसित हो चुकी होती है। दूसरा, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों इस टाइम पे होती है। आप बच्चे को एग्जाम्पल टू रूल या रूल टू एग्जाम्पल कैसे भी सिखा सकते हो, बच्चा सीख जाएगा। और जो हाइपोथेसिस होती हैं उनका भी निर्माण होना शुरू हो जाता है। बच्चे में एबिलिटी होती है डिसीजन लेने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उनका डेवलप हो चुका होता है। तीसरा, उनमें एबिलिटी होती है चीज़ों को एवेल्युएट करने की, वो समझने लगते हैं कि मतलब व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, लेकिन उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा इस एज में हमारा एडोलसेंस में होता है। तो वो तो थोड़ा अलग कहानी है, उसको मैं इसमें लपेटना नहीं चाहती। तो देखिए, ये हमारी 4 स्टेज थी, इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी हैं। उन्होंने पहली में क्या कहा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का है। दूसरे में फिर थिंकिंग परसीविंग, सारे जो मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं बर्थ से लेके 2 साल तक, वो उसकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू होते हैं। उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या, उसकी थिंकिंग टूल्स का काम करते हैं। बच्चा इस समय क्या होता है, सेमी बल्बल होता है, बच्चा कहाँ बोल पाता है, 2 साल तक का है ना। और बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, गोल डायरेक्टेड होता है। मतलब रो रहा है तो उसको पता है कि रोऊंगा तो मम्मी आएंगी खाना देंगी। फिर दूसरा क्या होता है, बच्चा कॉज और इफेक्ट को समझना शुरू होता है। जैसे बच्चे को अभी हमने एग्जांपल भी लिया था, छोड़ो उसको। बच्चा क्या करता है, इमिटेशन के तौर सीख रहा है। यहाँ पे जो भी वो अपने आसपास देख रहा है उसी को अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनकी नकल कर रहा है। फिर हमारी आती है दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये हमारी प्री लॉजिक स्टेज भी होती है। मतलब बच्चा यहाँ पे लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, भले ही वो उसके लॉजिक होते हैं बेकार होते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं होता। दूसरा हमारा होता है अपलटावली का गुण, इस समय देखने को मिलता है। बच्चा सीधे सीधे चीज़ों को समझ पाता है, उसको रिवर्स करके नहीं समझ पाता है। ईगो सेंट्रिज्म में भी पाई जाती है बच्चे में। एनिमीज में यानी कि जीव भाव का भाव लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर नहीं कर पाता है। बच्चा इस समय बोलने लगता है अच्छा खासा, इसलिए बच्चा इस समय भाषिक होता है और उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। क्वेश्चनिंग एज होती है, छोटे बच्चे क्वेश्चन मत पूछते हैं इस एज के, वो क्या है, कैसे है, क्यों है, और बच्चा बेफालतू के लॉजिक लगाता है। और दूसरा फिर लास्ट आता है कि इस समय सिंबॉलिक थॉट्स भी के थ्रू भी बच्चा सीखता है। आप कोई फिगर दिखाते हो तो बच्चा समझेगा कि हाँ ये तो हॉर्स है या फिर ये वो है, इस तरीके से आप उसको रीजनिंग सिखाते हो। फिर हमारी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। यहाँ पे क्या है, बच्चा लॉजिक दे पाएगा जो कि उसके सामने चीज़ें विजिबल होंगी उसको लेके, इसलिए हमने इसको कॉन्क्रीट लॉजिक स्टेज का नाम दिया है। बच्चे इस एज में गैंग एज में होता है, स्कूल जाता है, इसलिए इसे स्कूल एज कहते हैं। उसमें कंजर्वेशन का भाव होता है, मतलब किसी भी चीज़ के शेप साइज़ को लेके वो बता पाएगा। टीचर का उस पर बहुत इफेक्ट होता है। क्लासिफिकेशन की शुरुआत भी यहीं से होती है, क्योंकि उसका लॉजिक लगने लगा है ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। बाकी ज्योमेट्री पढ़ाने की सबसे अच्छी एज यही होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे लॉजिकली सोच पा रहा है। आप सीरिएशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब चीज़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, वो भी बच्चा इस एज में लगा पाता है। और उसमें पलटा बड़ी यानी कि 2 × 3 अगर 6 होता है तो उसको पता है कि अगर मैं 3 × 2 लिखूंगा तो भी वहाँ 6 ही आएगा। और आगमन तर्क देखने को मिलता है कि बच्चे को हम एग्जाम्पल से रूल की ओर सिखाते हैं। फिर दिस इज लास्ट स्टेज विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 से 15 साल के बच्चे में होती है। यहाँ बच्चा क्या करता है, जो चीज़ें उसके सामने विजिबल नहीं है उसको लेकर भी लॉजिक लगा पाता है, इसलिए हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट
लॉजिक स्टेज भी कहा है। इस समय बच्चे की बुद्धि पूरी डेवलप हो चुकी होती है, आगमन निगमन दोनों टाइप के तर्क कर पाता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करने लगता है, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है जो उसने पहले भी सीखा हो उस पे लेके वो नया कॉन्सेप्ट बनाने लगता है। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होती है। बच्चा क्या है इस समय एडोल्ट सेंस में होता है, तो एबिलिटी होती है उसमें कि वो निर्णय ले सके कि मुझे अभी दोस्तों के साथ घूमना है, अभी पढ़ाई करनी है, क्या नहीं करना है। बाकी समस्या समाधान योग्यता भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो चुकी होती है, और इवेल्युएट भी करता है। जैसे बच्चे क्या होते हैं स्कूल में इस एज में, अरे तेरे टेस्ट में 20 में से 15 आए, मेरे 20 में से 10 आए, अगली बार मैं तुझसे ज़्यादा लेके आऊँगा। तो ये क्या हो गया, इवेल्यूशन हो गया। अब हमारे कुछ और बातें आती हैं पहले की, ये तो इनकी 4 स्टेज हो गई बच्चों। पियाजे ने क्या कहा है कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। देखिए इसी की उल्टी बात बोली है वाइगॉत्स्की ने। वो बोलते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है, क्योंकि जो वाइगॉत्स्की वो भाषा पे बहुत जोर देते हैं। खैर वो हम वाइगॉत्स्की में समझेंगे हम। तो पियाजे का मानना है कि पहले क्या आता है, पहले थॉट्स आते हैं फिर भाषा आती है। मतलब कि पहले बच्चे क्या करता है, थॉट्स एक्वायर करता है, दिमाग में थॉट्स आ रहा है, फिर मुँह से भाषा, वही थॉट्स लैंग्वेज के थ्रू निकल रहे हैं। दूसरा आता है, इन्होंने कहा बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से प्राणों से भिन्न होती है। मतलब कि जो चिल्ड्रन है, जो उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है बड़ों से। लाइक अगर हम इसको समझें कि जैसे एक 2 साल का, एक 5 साल का बच्चा है, वहीं एक 20 साल का व्यक्ति है, मतलब बच्चा ही समझ लो फिलहाल, जो भी समझना हो समझ लेना। तो 5 साल के बच्चे के दिमाग में जो उद्देश्य होता है उसका, वो क्या होता है कि मुझे खाना खाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे नहाना है, दोस्तों के साथ में खेलना है। तो उसकी जो एबिलिटी, जो उसका मतलब क्या बोलूँ थिंकिंग प्रोसेस है, वो इतने में ही फंसा हुआ है। तो ये क्या एक क्वालिटी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, घूमना खेलना फिरना खाना कूदना। लेकिन जो 20 साल का बच्चा है उसके दिमाग में है कि मुझे करियर बनाना है, जॉब पानी है, घर के लिए ये करना है, दुनिया भर की टेंशन होती है। तो ये क्या है, दोनों की थिंकिंग में क्या है, गुणात्मक रूप से परिवर्तन है। लेकिन अगर हम वैसे देखें कि दोनों की जो क्वांटिटी तो सेम होती है, सोचता ये छोटा बच्चा भी सोचता बड़ा भी है, लेकिन दोनों का सोचने का तरीका अलग है ना। उम्र पे डिपेंड करता है, नीड पे डिपेंड करता है। इस 20 साल के व्यक्ति को क्या है, इसे जॉब की नीड है, इसको अपना एक अच्छा जो कैरियर है उसे इस्टेब्लिश करना है, और बाकी चीज़ें हैं। क्योंकि बच्चा बड़ा होता है तो उसको दुनिया भर की टेंशन होती है, जबकि छोटे बच्चों को क्या है, खेलना कूदना मौज मस्ती करना, फिर खाना, फिर सो जाना, और बस मोबाइल यूज़ करना। तो दोनों लोग सोच तो रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, दोनों की क्वालिटी सेम है, बट क्वांटिटी दोनों की क्वालिटी मैंने उल्टा बोल दिया। दोनों की जो क्वालिटी है ना वो चेंज है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो सेम होती है। सोचता ये भी है, बड़ा भी सोचते, छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन सोचने का जो तरीका होता है वो सबका डिफ़र होता है। तो ऐसे कौन कहते हैं, पियाजे भाई साहब कहते हैं। फिर बच्चों हमारी एक और चीज़ आती है कि इन्होंने जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है हमारे, वैसे तो मैंने बीच में बता दिया कि इन्होंने कहा है कि बच्चे को क्या करो, सीखने का माहौल दो जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पाए, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, बना पाए खुद के द्वारा। फिर अभ्यास कराओ, प्रैक्टिस भी कराओ, जैसे बाकी आपकी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं या फिर टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी आप मान लो कि बच्चा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होती है उतना उसका माइंड क्रिटिकली वर्क करता है, जितना माइंड की एक्सरसाइज होगी उतना इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। तीसरा वो है कि सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का झुकाव। कुछ स्कूल होते हैं जो बड़े अच्छे स्कूल होते हैं, वहाँ पे को करिकुलम एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी से होती हैं। वहीं जो मीडियम टाइप में स्कूल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ होती है उतने ऑफर नहीं होते जितने कि एक अच्छे स्कूल में होते हैं। तब इन्होंने कहा है कि जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कराओ, क्योंकि इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हर क्षेत्र में। टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो हम सबको पता है, आप एकदम से आके बच्चे के आगे 20 का टेबल नहीं रखते हो, पहले क्या रखते हो, 2 का टेबल रखते हो। फिर शिक्षण पद्धति क्या है, सरल से कठिन की ओर। हाँ, तो देखिए इन्होंने कहा है बच्चे को इनकरेज करो किस पर, डिस्कवरी अप्रोच पे, यानी कि खोज दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करो। बच्चा खुद से सीखे। कुल मिला के देखो सिंपल, अगर मैं 4-5 बातें बताऊँ आपके लिए ना, इनकी कुछ नहीं है। इन्होंने मेन बातें कही हैं। बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है। एक तो इन्होंने कहा है बच्चे को इन्होंने एक्टिव लर्नर माना है। दूसरा इन्होंने कहा है जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा उतनी अच्छी उसकी लर्निंग होगी और वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। बाकी इन्होंने कहा है बच्चा क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है। तीसरा क्या इन्होंने कहा है कि एसिमिलेशन, अकोमोडेशन हो गया और इक्विबलेशन होगी। कुछ इनकी मेन टर्मिनोलॉजी आप वो अच्छे से याद रखना। ओवरऑल इनका एक ही मोटो है कि बच्चे को उसके ज्ञान का निर्माण खुद करने दो। जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा उतने अच्छे से वो सीखेगा, उतनी ज़्यादा उसकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। क्योंकि ये जो थे संज्ञानवाद पे बड़ा जोर देते हैं। मतलब संज्ञानवाद का मतलब ये है कि जो इनकी थ्योरी है बच्चे के मेंटल कॉग्निटिव लेवल पे बेस्ड है।
तो ये हमारी बच्चों आज प्याजी की कहानी थी। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली कहानी को, मतलब सॉरी वाइगॉस्की की कहानी को। एंड बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड बाय।